हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद कर लो बहुत ही बेहतरीन होंगे, काफी अच्छे से आपकी जो लाइफ अभी चल रही होगी और आप छुट्टी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अनाउंसमेंट किया था आगाज बैच के बारे में, और जैसा वहां पे आपको हमने बता दिया था कि 5 तारीख को उसका पहला क्लास होने वाला है। सो उसी कायदे के अनुसार आज है 5 मार्च और आज आपको ये लेक्चर रिसीव हो रहा है, जहां पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। सो हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स से, क्योंकि क्लास 11th हो या 12th हो, खास करके क्लास 11th में बच्चे फिजिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊं या किसी भी टीचर से आप जाके पूछोगे तो कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा कि बाकी सब सब्जेक्ट में फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा ही गैप होता है 10 और 9 के मुकाबले में क्लास 11th का जो भी सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। और यहाँ पे जो सबसे मेन रीजन होता है क्लास 11th के फिजिक्स से डर का, वो होता है मैथ्स की वजह कर, क्योंकि मैथ्स कहीं ना कहीं आपने 9th-10th में खराब कर रखा है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो आगे चल के हम लोग जानेंगे कि क्यों। बिल्कुल जो मैथ्स है वही मेन प्रॉब्लम बन रहा होता है, जहां पे आप फिजिक्स के कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे होते आगे चल के। सो आइए इसी के साथ हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम लोग मेनली ये डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होने वाला है आपका क्लास 10th से 11 एंड 12th का फिजिक्स को, और किस तरीके से हमें उन चीज को टैकल करना है। सो जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम है आमिर और आप सभी का स्वागत है प्यारे से चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आइए लेक्चर पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हाउ टू स्टडी फिजिक्स इन क्लास 11th। मेन टारगेट हमारा क्लास 11th है, क्योंकि सबसे पहले हम क्लास 11th में ही जाने वाले हैं। और एक बार हमने क्लास 11th को टैकल कर लिया बहुत अच्छे से बिना किसी फाकीबाजी के, देन उसके बाद क्लास 12th में हमारे रास्ते जो है बहुत ही आरामदाह हो जाते हैं। एकदम आपको वहां पर मक्खन वाला चादर बिछा हुआ मिलेगा रास्ते में फिर, बट अगर नहीं है तो फिर कांटे मिलना तो तय है। देखो होना क्या है, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हमने लिखे उसको डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले छोटा सा मैं चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये एक लेवल है हमारा जिसको हम यहाँ मार्क करते हैं क्लास 10th के अनुसार। तो ये हमारा क्लास 10th है, जहां पर हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे, जो हमने ऑलरेडी पास आउट कर चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम क्लास 11th में जाने वाले, तो क्लास 11th हमारा यहाँ पर है। सो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि 10th से लेकर के 11th का जो ये जंप है, ये कितना बड़ा जंप है। सिंपल भाषा में बताते हैं कि गली में क्रिकेट खेलना और स्टेडियम में क्रिकेट खेलना, इन दोनों में जितना फर्क होता है वही फर्क है आपके क्लास 10th के फिजिक्स में एंड क्लास 11th के फिजिक्स में। इतना ज्यादा आसमान जमीन का फर्क पड़ता है। अब बात आता है कि आखिर ऐसा क्यों, एक्चुअल में इतना ज्यादा क्यों यहाँ पर गैप हमें देखने को मिल रहा होता है। सिंपल सा रीजन है, जब आप क्लास 11-12th में जा रहे हैं, साइंस आपने लिया है, या तो प्योर साइंस लोगे या बायो साइंस लोगे, सो आपका अल्टीमेटली टारगेट या एम ये होता है कि भाई या तो मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मुझे डॉक्टर के फील्ड में जाना है। तो जब आपको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो ये हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि आपको हर एक चीज डिटेल में यहाँ पर खोल खोल के कंसेप्ट को बताया जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हर एक कंसेप्ट को हम आपको विजुअलाइज करा सके, एंड विजुअलाइज होने के साथ साथ आपके अंदर हम यहाँ पर थिंकिंग एबिलिटी को पैदा कर सके। क्योंकि अगर ये दो चीज हम एज अ टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं आपको वो कराना अगर नाकाम हो जाते हैं, देन भाई आपका जो साइंस पढ़ना वो बेकार हो जाता है। क्योंकि अगर साइंस पढ़ने के बाद कोई साइंस का स्टूडेंट किसी चीज को विजुअलाइज नहीं कर पाता है, उसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, वो किसी चीज को लेकर के सोच नहीं पा रहा है, देन वो क्या ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सिंपल सी बात है। किसी डॉक्टर का आपने सुना भी होगा कि भाई उनके पास कोई पेशेंट आए, नया पेशेंट है, उस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है पहले से, कोई नया टाइप का ही बीमारी अभी आ चुका है, तो उसको वो डॉक्टर कैसे हैंडल करेगा? वो अपनी थिंकिंग एबिलिटी के बेसिस पर हैंडल करेगा, जो उसने पहले से पढ़ रखा है, जो कुछ उसका एक्सपीरियंस है, या अगर वो न्यू भी है, जितने भी उसके अंदर सोच और फिक्र अभी तक डेवलप हुआ है, उसके बेसिस पर ही वहां पे वो सही से सही डिसीजन लेने की कोशिश करेगा कि ये स्टेप करना यहाँ पर बेहतर हो सकता है। उसी तरीके से इंजीनियर के लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसे आ सकते हैं जो काफी न्यू होगा, बट उसको वहां पर डिसीजन लेना ही पड़ेगा, और वो डिसीजन वो तभी ले पाएगा जब उसका विजुअलाइजेशन एंड थिंकिंग एबिलिटी काफी अच्छे से क्लियर हो। तो ये बहुत ही बेसिक मेन कंसेप्ट है जो क्लास 10th के बाद 11-12th में बच्चों के अंदर डालने की कोशिश की जाती है। और अगर ये नहीं हुआ, देन आपका साइंस पढ़ना फिर बिल्कुल भी बेमाने है, व्यर्थ हो जाता है, कोई मतलब नहीं बनता फिर उसका पढ़ने का। सो इसी वजह कर यहाँ पे सिलेबस में इतना ज्यादा आपको गैप देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे चीजों को काफी डिटेल में सिखाया जाता है। एंड देन इसके बाद जब चीजों को हम आपको विजुअलाइज करा देते हैं, आपके अंदर सोचने की सलाहियत पैदा हो जाती है, आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई इस सवाल को, ये जो प्रॉब्लम है लाइफ में, ऐसी प्रॉब्लम, इसको ऐसे हम टैकल करेंगे। देन उसके बाद ये होता है कि हम एप्लीकेशन कैसे करने वाले, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की तरफ चीजें लेकर के जा रही होती है। एंड एप्लीकेशन खासतौर से हमारा फिजिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सिंपल भाषा में बताएंगे, सो जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप आगे चल के डील करने वाले हो
10th में तो आपने चुटपुंडे क्वेश्चन वहां पर हैंडल किया होगा, छोटा सा ये फॉर्मूला लगा लो ये बन गया, बट वहां पे आपको कंसेप्ट वाली चीजें हैंडल होंगी। सिचुएशन आएगा सामने, इस सिचुएशन पे आपको क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन ये जब हम ये दोनों आपके अंदर डेवलप कर देंगे, देन हम यहाँ एप्लीकेशन पे बात कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम आई, हमने सोचा प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकाल लिया, अब उस सोल्यूशन को इंप्लीमेंट भी तो करना है, सिर्फ सोचने थोड़ी होगा। सोच लिया कि इलाज ऐसे ऐसे करना है, बस सोच ही रहे हैं बैठ करके, पेशेंट के ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं है हमने, तो क्या इलाज होगा? जाहिर सी बात नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो 3 स्टेप्स हमें समझ में आते हैं, इन 3 के वजह कर ये कुछ ज्यादा हमें गैप देखने को मिल जाता है। एंड क्लास 11 से थोड़ा सा ऊपर हमारा क्लास 12 है, लेकिन अगर आपने क्लास 11 यहाँ पर हैंडल कर लिया, देन क्लास 12 आपके लिए फिर बहुत ही आसान हो जाता है रास्ता। ये नहीं कह सकता हूँ कि ये कहना बिल्कुल सही नहीं कि उनका सिलेबस आसान है या चैप्टर कुछ नहीं, वहां पे भी कंसेप्ट आपको डिटेल में स्टडी करने हैं, बट ये है कि क्लास 11 अगर आपने अच्छे से मजबूत कर लिया, देन क्लास 12 में आपके लिए रास्ते बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं, उनको बहुत इजीली कैप्चर कर पा रहे होते हो। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस लेवल पे जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब तक अगर आपकी हरकत ये थी कि आपने फिजिक्स में क्या होता है, जनरली हमने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, मान लो लाइट चैप्टर क्लास 10 में आपको पढ़ा दिया, कुछ हमने 50-60 क्वेश्चंस करा दिए, वो क्वेश्चंस आपने रट लिए, कुछ 10-15 न्यूमेरिकल्स करा दिए, वो भी आपने प्रैक्टिस करके, इवन बहुत से स्टूडेंट्स रट लेते हैं, उनको आंसर तक याद हो जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, देन वही वो जाकर के एग्जाम में कर देते हैं, क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। बट ये चीजें क्लास 11 में नहीं होने वाली होती है, वहां पर आपको कंसेप्ट समझना होगा। क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा बात है, मान लो आपने एक चैप्टर में 100 क्वेश्चंस भी कर लिए, तो इस बात की गारंटी नहीं कि उनमें से ही एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा या कॉम्पिटिशन में, बट ये गारंटी होती है कि जो चीजें आपको, जो कंसेप्ट आपको समझाया गया उन 100 क्वेश्चंस में, उसी कंसेप्ट पर बेस करके आपको क्वेश्चन मिल रहा होता है एग्जाम में। सो कंसेप्ट आपका समझना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप यहाँ पर साइंस में अपना करियर, अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो। उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो सर सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि भाई क्लास 11 हम कैसे पढ़े, या क्लास 11 की शुरुआत से पहले हमें क्या क्या चीजें पढ़ लेनी है, वो हम क्या करेंगे। आइए अब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसको हम लोग पहले फॉलो करेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे चैप्टर्स की तरफ कि क्या चैप्टर्स हमें पढ़ना होता है। देखो यहाँ मैंने एक पॉइंट सिंपल लिखा है, अटेंड लाइव क्लासेस। अब ये उन लोगों के लिए है क्योंकि आज के समय पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे एरियाज में, जो रूरल एरियाज है जहां पर बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, वहां पर बच्चे ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन में पेड कोर्सेज ले रहे हैं, या फिर जो यूट्यूब पर जितने सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल वो उनके द्वारा पढ़ रहे हैं। सो मेरा यहाँ पर सजेशन आपके लिए ये है, अगर आप कोई बैच में इनरोल हो या कोई ऐसा बैच है जो लाइव क्लासेस करा रहा होता है यूट्यूब के ऊपर डेली बेसिस पर, उनका एक टाइम फिक्स है, देन आप लाइव क्लासेस को प्रीफर करो। आपको इसको अटेंड करना है डेली, जिस टाइम पे वो आ रहा है उसी टाइम पे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एक कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनेगा, आप एक डिसिप्लिन वे में काम कर रहे होगे। वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है, आज आ गया, मन नहीं है कल देख लेंगे, थोड़ा कुछ काम आ गया, नहीं अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे, पता चला 2-3 लेक्चर्स आपके वो रिकॉर्डेड पड़े रह गए और आप पीछे हो। यहाँ से फिर बैकलॉग बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए शुरू हो जाती है। देखो सबसे बेहतरीन चीज जो मैंने आपको बताया भी, कंसिस्टेंसी अगर ये किसी के पास है, देन वो किसी भी फील्ड में जाए, उसके लिए बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, वो उसके लिए बहुत आसान सी चीज है। अगर कोई बंदा कंसिस्टेंट होकर के काम कर रहा है तो आपको डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करने हैं। आपने ऑफलाइन कोचिंग अटेंड किया, डेली बेसिस पे आपको क्लास जाना है, एक भी दिन आपको एब्सेंट नहीं करना है। एक केस हो सकता है आपका एब्सेंट करने का, वो है अगर आपका हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, आप बीमार हो गए, देन इन दैट केस आपका जो हेल्थ है वो आपका पहला प्रायोरिटी है। अपने हेल्थ को आप पहले ठीक कीजिए, फिर क्लासेस कंटिन्यू कीजिएगा। बट कहीं शादी में जाना है, दोस्त का घूमना है, दोस्त का बर्थडे, गर्लफ्रेंड का बर्थडे, गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग करना है, देन इन दैट केसेस आप क्लास यहाँ पे नागा नहीं कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर दिस। ओके, दूसरी बात, ये चीजें मैंने लिखी है कुछ 3-4 पॉइंट जो आपको क्लास होने के बाद कर, क्लास हमने अटेंड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, 15 मिनट आपको देना है नोट्स कंप्लीशन में। देखो लाइव क्लासेस जैसे हो रहे हैं, ऑफलाइन में तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। ऑफलाइन में क्या है कि जब आपको समय बहुत प्रॉपर मिलता है, बोर्ड में जो वो आप जब उतार लेते हो तब टीचर आगे बढ़ता है। बट ऑनलाइन में क्या, वहाँ पे सारे मटेरियल्स रेडी होते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, तो आपको मेन फोकस करना है, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, अटेंड करो, एक रफ कॉपी साइड में रख लो, उसमें क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट दो, सारा नोट्स को एकदम कंप्लीट, हर क्वेश्चन को प्रॉपर अपने नोट्स में अच्छे से उतार लो। ये नहीं कि जल्दी जल्दी उसी तरह उतार लिया, वरना वो गिज में जा जाएगा और नोट्स अच्छे से बनेगा नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। दूसरी बात, 15 मिनट आपको एक्टिव रिकॉल करना है। अब एक्टिव रिकॉल क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखो जब टीचर पढ़ा रहा होता है किसी भी कंसेप्ट को ना,
किसी भी टॉपिक को अगर वो पढ़ा रहा है, मान लो आपको वहां पर काइनेमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, जो कि 11th का आपको दूसरा चैप्टर देखने को मिलेगा, वहां पर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको बार बार टीचर बोलेगा इसको आपको याद करना है, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करो, ये फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर रखने हैं, ये कंसेप्ट आपको यहाँ ध्यान रखना है, वो ना बार बार रिपीटेशन करा रहा होता है टीचर आपको, तो उन्हीं चीजों को आपको 15 मिनट में एक्टिव रिकॉल करना है कि टीचर ने ये चीज कहा था, ये चीज कहा था, ये चीज कहा था, और आपको अच्छे से अपने ब्रेन में उसको मेमोराइज करना है। देन उसके बाद कंप्लीट क्लास रिवीजन इन डेप्थ प्लस होमवर्क प्लस डीपीपीस। आप क्लास आपका खत्म हो गया, उसके बाद आपको क्लास जितना आपने कर लिया उसका क्लास रिवीजन देना है, सेम डे पे रिवीजन देना है, ये याद रखना। ऐसा नहीं कि आज किया और परसों कर रहे हो रिवीजन, नहीं, फिर हो गया, फिर आपका ठन ठन गोपाल, खत्म कहानी। तो आपको कंप्लीट क्लास उसी दिन करना है, इन डेप्थ एकदम बहुत अच्छे से। इन डेप्थ मतलब होमवर्क हर क्लास में आपको मिलेंगे, आप कहीं से ही पढ़ लो, वहां मिलना ही मिलना है। प्लस डीपीपी यानी कि डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको मिलेगा वहां पर, जो आपको डेली सॉल्व करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको पढ़ा दिया जा चुका होता है, तो ये आपको एकदम करना ही करना है। अब ये कुछ एक्सेप्शनल चीजें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक हो गया मॉड्यूल। देखो यहाँ पे ध्यान रखोगे, आप किसी भी जगह से पढ़ो, ऑफलाइन किसी टीचर के पास पढ़ रहे हो, ऑनलाइन किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल हो, किसी बैच में या यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, जो टीचर आपको जो चीज दे रहा है वो आपका पहला प्रेफरेंस है, उसके बाद ही आप किसी और चीज को देखोगे। अगर वक्त नहीं मिलता है तो नहीं देखोगे, ये बहुत बेटर होता है। आपके टीचर ने जो डीपीपी दिया, जो मॉड्यूल दिया, आपको उसको करके रखना है। मॉड्यूल कंपलसरी है, आप बोर्ड के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो, जेई के लिए जा रहे हो, नो मैटर, आपको मॉड्यूल करना ही करना है। बात आता है एससीवी यानी कि एचसी वर्मा। ओके, सो एचसी वर्मा जो बुक है, अगर आप जेई मेंस को टारगेट कर रहे हो, प्योर साइंस वाले हो, देन आपके लिए एचसी वर्मा प्रीफर आप करो, वहां पर आपको क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। बट अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो, देन इन दैट केस एचसी वर्मा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पे मैं भी एक ही सजेशन दूंगा आपको कि एनसीईआरटी भी इन दैट केस कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऐसे हैं जो एससी वर्मा से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, सो उनसे बच के रहना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी नीट एग्जाम के लिए आपको वहां पे नहीं आते उस लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि भाई उनका जो लेवल है एससी वर्मा से भी ऊपर उन्होंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं एनसीईआरटी में। अब जो लोग एनसीईआरटी को हल्के में लेते हैं उनको ये चीज सुनकर थोड़ा झटका जरूर लगेगा कि ऐसा क्या बात कर रहा हूँ, बट अब खोल के देखो, कंपैरिजन करो, आपको चीजें समझ में आएगी। इसको हल्के में लेने वाला किताब नहीं है, ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज इसके अंदर रखी गई है। बाकी सब रेफरेंस है जो किताब यहाँ पर मार्केट में आपको अवेलेबल होती है। सो होप सो यहाँ पे आपको क्लियर कहानी समझ में आ गया होगा। चलिए सर, इतना हमने कर लिया, एक दिन हमारा क्लास वो सारा हमने कर लिया। अगले दिन क्या करना है, नेक्स्ट क्लास से पहले आपको ये काम करना ही करना है, गार्ड बांध लो एकदम। 15 मिनट पहले क्लास, अगर आपका क्लास 4 बजे शुरू होने वाला है ना, 3:45 में लेके बैठ जाओ भैया। आप 15 मिनट पहले पिछले क्लास का जो नोट्स है उसको पूरा आपको गो थ्रू एकदम रिवीजन करना है बहुत बेहतरीन तरीके से, ताकि सारा क्लास आपका रिवीजन हो जाए, पिछले क्लास का पूरा रिकॉल हो जाए। देन उसके बाद ही आप फिर उस क्लास में एंटर करोगे। इससे क्या होगा, आपका पीछे का रेडी है, आगे ये चीजें आपको समझने में बहुत अच्छे लगेगी। ठीक है, फिजिक्स में ना एक बहुत ही अच्छी बात है, और जो अच्छी बात है वही बहुत ही बुरी बात भी है। वो क्या है कि आपको जो एक कंसेप्ट मैंने समझा दिया, मतलब एक सिंपल सा हमने कंसेप्ट आपको काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हमने समझाया, कुछ भी मोशन से रिलेटेड, तो वही जो कंसेप्ट होगा उसी कंसेप्ट के बेसिस पर आगे के सारे टॉपिक चलेंगे। तो एक कंसेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया तो आगे आप सारी चीजों को समझ लोगे बहुत आसानी से। बट अगर आपने उसको ही नहीं समझा तो फिर आगे के सारे खत्म। यही बात है। तो अच्छी चीज भी है कि भैया एक ही कंसेप्ट पे तो सारी चीजें आगे मिलने वाली है, बट बुरी चीज भी अगर आपने नहीं समझा देन फिर आपका वहां पर जनाजा निकलने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीजों का। उम्मीद करता हूँ जो बातें अभी मैंने आपको बताई वो अच्छे से समझ में आई होगी। सो इतना है बेसिक हमारा जो हम लोग आज के लेक्चर में आपके साथ मुझे शेयर करना था। उम्मीद है यहाँ से अब आपको पाथवे समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम आगे कहानी लेके जाने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है एक्चुअल में, जो बेसिक चैप्टर्स हम लोग यहाँ कवर करेंगे। देखो क्लास 11th में ना, क्लास 9th में जो चैप्टर आपने पढ़ा है, क्लास 9th का जो सिलेबस होता है फिजिक्स का, वहां से ही 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो उठ करके आपको क्लास 11th में आते हैं, लेकिन डिटेल में आते हैं, बहुत ही ज्यादा डिटेल में। और क्लास 9 में तो मोटा मोटा हमने पढ़ रखा था कि हाँ ये चीजें होती है, बस देख रखा था हमने। जैसे चैप्टर्स के नाम बताते हैं, नोट करके रखिए, उनके ही ऊपर हम लोग अगले क्लास से डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहला हमारा आने वाला है मोशन चैप्टर। दूसरे नंबर पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तीसरे चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे ग्रेविटेशन। चौथा हमारा होने वाला है आपका जाकर के काइनेमेटिक्स। ओके, क्योंकि काइनेमेटिक्स वहाँ 9th में भी है जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पढ़ा दिया गया है। तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक मैथ्स फॉर क्लास 11 फिजिक्स, वो आपके लिए यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो वो तो हम लोग मैथ्स का हमारे एक अलग प्रॉपर चलने वाला है, उसके लिए वेट कीजिए। मैथ्स 1 से 2 दिन के बाद ही आपको मैथ्स का लेक्चर अपलोड हो जाएगा। पहला आपको फिजिक्स मिल रहा है, होप्स हो कि अगले दिन आपको बायोलॉजी का लेक्चर अटेंड हो जाएगा। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। और एक छोटा सा टास्क आपको मैं देता हूँ,
अगर अभी तक आप लेक्चर में बने हुए हो सो वेल एंड गुड, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी एंड आप आगे बहुत लंबा चलने वाले हो ना। बहुत सारे बच्चे 5 मिनट में ही छोड़ के चले जाने वाले होते हैं, तो उनका फिर क्या होगा वो वही बाद में जाने। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग काम दे रहा हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आप कमेंट करके हमें बताओ कि भैया हाँ ये पॉइंट्स हम फॉलो करेंगे। आपको A to Z ये सारे पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में लिखना है एंड देन लास्ट में लिखना है आई विल फॉलो द ऑल पॉइंट्स। ओके, ये आपको लिखना है। देखते हैं आप में से कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रोएक्टिवली इस काम को करते हैं। इससे मुझे भी पता चलेगा कौन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक एंड तक वीडियो में बने हुए हैं। सो बस इतना छोटा सा टास्क है। उम्मीद करता हूँ आप में से जो भी स्टूडेंट्स होंगे अच्छे, जो आगे एक्चुअल में कंसिस्टेंट होकर के पढ़ना चाहते हैं, जो एक्चुअल में साइंस में अपने आप को या क्लास 11 12 में बहुत अच्छे रिजल्ट करना चाहते हैं, वो इस काम को जरूर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो अभी हमने सफर तय किया इस वीडियो में बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। सो इसके बाद हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आप नया सफर शुरू करने वाले, जहां हमारा डिस्कशन शुरू होने वाला है मोशन चैप्टर के बारे में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ।